अब हम लोगों ने पढ़ना है वूंड। कोई भी अगर हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या टिश्यू की कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक आ जाए किसी भी फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल इंसल्ट की वजह से, तो उसको हम वूंड कहते हैं। वूंड की क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास वेरियस सिस्टम के अकॉर्डिंग हुई हुई है, लेकिन जो सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है वो रैंक एंड वेकफील्ड ने हमें दी हुई है, जिसके अंदर हम लोगों ने दो तरह के वूंड पढ़ने, एक टाइडी वूंड और एक अनटाइडी वूंड। टाइडी वूंड यानी साफ़ सुथरा वूंड, तो ये कैसा होगा कि हमारे पास एक शार्प क्लीन एजिस का, इसकी जो वूंड की एजिस होगी वो शार्प और क्लीन होगी। एंड दीज आर कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ नाइफ, जैसे नाइफ से कट लगता है और उसके कट लगने के बाद जो वूंड बनता है वो हमारे पास क्या है, टाइडी वूंड होता है। ये अक्सर हमारे पास वूंड क्लीन होता है एंड कैन बी क्लोज प्राइमरीली। ये जो क्लोज प्राइमरीली है ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वूंड्स की टाइप ऑफ हीलिंग के अंदर के प्राइमरी क्लोजर, सेकेंडरी क्लोजर और टर्शरी क्लोजर क्या होता है। फिर हमारे पास है अनटाइडी वूंड। अनटाइडी वूंड हमारे पास ऐसा वूंड होता है जो क्रश्ड हो, एवल्स्ड हो, बर्न हो या मैंगल्ड पार्ट का हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ऑफन डर्ट होती है और ये कंटेमिनेटेड होता है। इसके अंदर हम लोगों ने जर्नली डिब्राइटमेंट करनी होती है या फिर हॉस्पिटल एडमिशन कराना होता है। ऑल द डिवाइटलाइज टिश्यू शुड बी एक्साइज, हम लोगों ने जितना ख़राब टिश्यू है उसको हम लोगों ने निकाल देना है। एंड अनटाइडी वूंड आर कन्वर्टेड इनटू द टाइडी वूंड, और फिर हम लोगों ने अनटाइडी वूंड को टाइडी वूंड में कन्वर्ट कर देना है। Once the tidy wound has been converted into a untidy wound is converted into a tidy wound, then it can be safely closed, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी कॉजेज़ पढ़नी है। एक हमारे पास ट्रॉमेटिक है, एक सर्जिकल या लेट्रोजेनिक है और एक हमारे पास बर्न है। लेंथ हमारे पास लेंथ ऑफ टाइम सिंस फॉर्मेशन, एक हमारे पास एक्यूट वूंड होता है और एक हमारे पास क्रॉनिक वूंड होता है। एक्यूट क्या होता है, जो लेस देन 6 वीक तक हो, और क्रॉनिक कौन सा वूंड हो जाता है, जिसको ग्रेटर देन 6 वीक हो जाए। अब इन दोनों का हमारे पास डिफरेंस है। एक्यूट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, क्रॉनिक जो होता है अनहील्ड होता है या फिर ग्रेटर देन 6 मंथ ऑफ फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप साइकिलिंग करते हुए गिर गए हो तो आपको चोट लगी तो आपका एक्यूट वूंड होगा, और इसके अंदर अंडरलाइंग पैथोलॉजी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अरसे से डायबिटिक हो, जिसकी वजह से आपकी जो है फुट की फिंगर्स के बीच में वूंड्स वगैरह बन गए हैं, तो वो हमारे पास क्या है, अंडरलाइंग पैथोलॉजी है। नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है और इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है। यूजुअली हील विदाउट कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम आके फटाफट वहाँ पे हीलिंग कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह राइज हो सकती हैं। एक्यूट वुंड फ्लूइड सपोर्ट सेल प्रोलिफरेशन एंड क्रॉनिक वुंड फ्लूइड डज नॉट सपोर्ट सेल प्रोलिफरेशन, यानी अगर हमारे पास एक्यूट वुंड हुआ है तो हमारे पास जो उसका फ्लूइड बनेगा वो फ़ौरन से सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प करेगा, लेकिन क्रॉनिक के अंदर जो फ्लूइड बनेगा वो हमारे पास सेल प्रोलिफरेशन के अंदर हेल्प नहीं करेगा। अब हमारे पास है मोड ऑफ इंजरी, इसको मैंने ABCD से याद किया हुआ है। A से एब्रेजन, B से ब्रूज, C से क्रश्ड इंजरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और D से डी ग्लविंग, और आगे हमारे पास है PILU, पिलो, PILU, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एब्रेजन पढ़ना है। एब्रेजन क्या होता है, किसी भी स्किन को अगर रगड़ लग जाए तो जो रगड़ लगने किसी ब्लंट फोर्स की वजह से, तो जो वो रगड़ होती है जिससे हमारे पास थोड़ी स्किन उतर जाती है उसको हम एब्रेजन कहते हैं, ठीक है। These are caused by the tangential application of the blunt forces. Dirt is often ingrained in the layer of the स्किन। फॉर एग्जांपल बच्चा बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते वो गिर गया और उसकी स्किन जो है वहाँ से रगड़ खा के छिल गई, तो उसमें क्या होगा, डर्ट होगी उसके अंदर, और हमारे पास जो स्किन होगी उसकी लेयर्स जो होंगी वो थोड़ी सी हमारे पास रफ सी हो जाएंगी। ब्रूज, कंट्यूजन, हेमाटोमा। ब्रूज हमें पता है किसी भी नील को कहते हैं, तो कोई ब्लंट फोर्स आके लगी जिसकी वजह से हमारे पास सुपरफिशियल कैपिलरीज की डिसरप्शन हो गई है, लेकिन जो ओवरलाइंग स्किन है वो इंटैक्ट है, जैसे नील के अंदर होता है, ठीक है। when small blood vessels are involved, a large collection of blood hematoma may develop, और वहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, हीमाटोमा डेवलप हो सकता है। हीमाटोमा हमारे पास क्या होता है, ब्लड की कलेक्शन को कहते हैं। अल्सरेशन, अगर हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाए उसको हम लोग अल्सरेशन कहते हैं। और लेसरेशन हमारे पास क्या होती है, कोई भी ब्लंट फोर्स लगती है जिससे टीयर, शियर, क्रश स्किन या फिर सॉफ्ट टिश्यू हमारे पास क्रश हो जाए तो उसको हम कहते हैं लेसरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास इरेगुलर सी इसकी एजेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कील लगे और वैसे रगड़ता हुआ चला गया आपकी स्किन के अंदर से, तो क्या होगा, वो आपको लेसरेट कर देगा, टीयर, शियर, क्रश एंड सॉफ्ट टिश्यू वगैरह को जो है ना ये ख़राब कर देगा। वुंड एजेस आर ऑफन इरेगुलर और कंट्यूज्ड और क्रश्ड एज आर द सराउंडिंग स्ट्रक्चर।
इंसाइज वूंड और कट। इंसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कट लगना, आगे उन्होंने कट लिख भी दिया है। कोई भी शार्प चीज़ से, जैसे हमारे पास नाइफ हो गई या ग्लास की एजेस हो जाती हैं, उससे अगर हमें वूंड लग जाए तो उससे अगर हम लोग को कट लग जाए तो क्या होता है, हमारे पास बड़ा क्लीन सा वूंड बनता है जिसकी एजेस जो होती है क्लियर होती हैं, मार्जिन उसकी क्लियर होती हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो ये इंसाइज्ड वूंड है, इसके अंदर हमारे पास जो लेंथ होती है वूंड की, वो हमारे पास काउंट होती है, यानी वो लंबाई में ज़्यादा होता है, इस तरह लंबाई में ज़्यादा होता है। हमारे पास है पंक्चर वूंड। पंक्चर वूंड का मतलब यह है कि किसी ने आपके अंदर कोई शार्प ऑब्जेक्ट मारा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो वूंड है वो उसकी गहराई ज़्यादा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने मूवीज़ में देखा होगा किसी को विलन जो है पेट के अंदर वो छुरी मार दे तो उसकी क्या होता है, वो पंक्चर वूंड होता है। पंक्चर वूंड में हमें 2 टर्म्स याद रखनी है, पेनेट्रेटिंग और परफोरेटिंग। अगर तो कोई चीज़ आपके आर पार हो गई है जिस्म के, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपकी कोई तेज़ सी सलाख चली गई है आपके पेट के अंदर और वो एक जगह से गई और दूसरी जगह से निकल गई, तो क्या है, वो परफोरेट कर गई। और अगर हमारे पास नाइफ है, किसी ने हमारी, वो एक जगह से गई दूसरी एंड से नहीं निकली, तो वो क्या है, पेनेट्रेटिंग है। डी ग्लविंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास लेसरेशन इन विच द स्किन इज स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द अंडरलाइंग फेशिया। फेशिया से स्किन ही हमारे पास उतर जाती है, तो उसको हम कहते हैं डी ग्लविंग। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी है क्रश्ड इंजरी। क्रश्ड इंजरी को हम लोग क्रश वूंड भी कहते हैं। जब भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के ऊपर गिरे जिसकी वजह से उसकी स्किन स्प्लिट हो जाए या फिर उसके जितने अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो शैटर हो जाएं, टीयर हो जाएं, यानी कुचले जाएं, उसको हम कहते हैं क्रश्ड इंजरी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ से बात है वो ये है कि हमारे जो मसल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुए होते हैं। जैसे हम लोगों ने एनाटमी के अंदर पढ़ा था क्या इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे टिश्यू में कोई ऐसी इंजरी हो जिससे हमारे पास कंपार्टमेंट जो है वो क्लोज ही रहें, फॉर एग्जाम्पल पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अल्सरेशन हो गया, लेसरेशन, इंसाइज्ड वुंड, इनके अंदर क्या है कि हमारे पास स्किन कट जाती है कंपार्टमेंट के अंदर, यानी कोई गहरा कट लग जाएगा छुरी से, तो क्या है, हमारे पास ब्लीडिंग आउटसाइड हो जाती है। लेकिन क्रश्ड इंजरी में क्या होता है, क्लोज कंपार्टमेंट इंजरी होती है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग बाहर की तरफ होनी होती है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, वो अंदर कंपार्टमेंट के अंदर ही ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जो टिश्यू की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। अब इस ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होता है, उस कंपार्टमेंट का जो प्रेशर होता है वो राइज हो जाता है, और जब भी कंपार्टमेंट का जो प्रेशर होगा वो राइज करेगा तो उसके अंदर जो वेसल्स होंगी वो कंप्रेस होंगी, और वेसल जब कंप्रेस होती हैं तो वो क्या करती हैं, ब्लड फ्लो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, और ब्लड फ्लो जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है इससे इस्कीमिया की कंडीशन अराइज होती है, और जब भी हमारे पास लिम्ब इस्कीमिक होती है वो नेक्रोसिस की तरफ जाती है। तो इस सारे के सारे प्रोसीजर को जिसके अंदर क्लोज कंपार्टमेंट इंजरी हो और कंपार्टमेंट का प्रेशर राइज हो जाए और जिसकी वजह से नेक्रोसिस वगैरह हो जाए मसल की, तो उसको हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आपने क्रश इंजरी के अंदर इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम को याद रखना है, ठीक है। अब आगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम की 2 कंडीशंस बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्रश्ड इंजरी के साथ आया और आपने उसका कंपार्टमेंट सिंड्रोम सस्पेक्ट कर लिया कि इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, आप फ़ौरन उसके लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाएं, डीप फेशिया के अंदर फेशियोटमी करें, ठीक है, ताकि उसका प्रेशर रिलीव हो जाए, ठीक है ना, उसका जो प्रेशर है वो वहाँ से सारा का सारा ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर पेशेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट हुआ है, आपने सस्पेक्ट किया है, लेकिन वो लेट हो गया, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो 6 या 8 घंटे बाद हॉस्पिटल आ रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, तब आपने कभी भी फेशियोटमी नहीं परफॉर्म करवानी, ठीक है। वो क्यों नहीं करनी है, वो इस वजह से नहीं करनी है क्योंकि जब भी हमारे पास वहाँ ब्लड इनसाइड द बॉडी हमारे पास रिलीज़ होता है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। अगर आप लोगों ने उसकी फेशियोटमी कर दी तो वही जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज़ हो सकते हैं, और उससे हमारे पास क्या हो सकती है, एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है या रीपरफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। जो मसल्स होते हैं कंपार्टमेंट के अंदर वो डेड हो चुके होते हैं, उनकी रिकवरी का कोई चांस नहीं होता, फेशियोटमी परफॉर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि अगर आप कर दोगे फेशियोटमी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी जिसको हम कहते हैं रीपरफ्यूजन सिंड्रोम और एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है ना। एक्यूट किडनी इंजरी का मैकेनिज्म क्या होता है कि जब कोई ख़राब मसल हमारे पास डिग्रेडेड मसल होता है उसके अंदर से हमारे पास मायोग्लोबिन रिलीज़ होता है, और अगर आप मायोग्लोबिन मतलब कि रिलीज़ हुआ उसको फेशियोटमी करा दो उस स्टेज के ऊपर, तो मायोग्लोबिन हमारी सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा, और अगर मायोग्लोबिन हमारी सर्कुलेशन में एंटर हो गया तो अल्टीमेटली वो फिल्टर होने के लिए कहाँ तक पहुँच जाएगा, हमारी किडनी में चला जाएगा, और जब किडनी के ग्लोमेरुलाई हमारे फिल्टर्स हैं उसके अंदर जाके
फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारी कंडीशन अराइज होगी मायोग्लोबिनूरिया, ठीक है, और एक्यूट रीनल शटडाउन हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि फॉर एग्जांपल बहुत डिले हो गया पेशेंट, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो काफ़ी देर से मतलब कि आया, अब हम उसकी फेस शॉट में तो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हमने उससे कुछ तो करना है ना, तो हम उसको एम्पूटेट कर देंगे, यानी उसकी हम लोग टांग काट देंगे, बजाय ये कि हम उसको और मुश्किल में डाल लें, उसकी फेस शॉट में करके उसको और प्रॉब्लम कॉज करा दें, हम उसकी जो लेग है उसको एम्पूटेट कर देंगे, उसको काट देंगे। ये हमारे पास ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन होता है।